बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द रीडर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकेंड ईयर सरगोदा बोर्ड, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 25। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछला लेक्चर रिवाइज कर लें, जिसमें हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिस्कस किया था और उसमें हमने ये बात देखी थी कि अगर दुनिया से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हम केरोसिन ऑयल को और गैस ऑयल को पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं उनकी क्रैकिंग करवा के। और हमने उसके बाद क्रैकिंग के 3 मेथड्स देखे थे। एक जो था वो थर्मल था और मैंने आपसे कहा था कि आपने कोशिश ये करनी है कि इनको बाय नेम याद रखें, ठीक है। थर्म का मतलब हीट होता है, क्रैकिंग का मतलब तोड़ना होता है। इसका मतलब है हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ना है, किसकी मदद से? हीट की मदद से, मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कैटालिटिक क्रैकिंग को, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हमारे पास एक कैटालिस्ट यूज होता है और कैटालिस्ट की मदद से हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं। और कैटालिस्ट कौन कौन से थे? एक एल्यूमिना था और एक सिलिका था। और ये चीज़ एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो टाइप हमने डिस्कस की थी उसके अंदर हमने स्टीम क्रैकिंग को डिस्कस किया था और उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्रैकिंग करवानी है उसको सबसे पहले हमने वेपर फेज में भेजना है और वेपर फेज में भेजने के बाद उसके अंदर से हमने स्टीम पास आउट करवानी है राउंड अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ क्रैकिंग को देखा था कि क्रैकिंग के ज़रिए सिर्फ पेट्रोल की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करना, इसके अलावा और भी काफ़ी बाय प्रोडक्ट्स हम इससे हासिल कर सकते हैं, जिसमें फिनोल था, एथेनॉल था। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉकिंग को। नॉकिंग के लिए जो लास्ट टाइम वीडियो थी वो प्ले नहीं हो सकी थी, तो अभी हम उसको प्ले करते हैं। ये हमारे पास वो वाली वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखना है नॉकिंग को। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि नॉकिंग है क्या। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास जो बाइक है, ठीक है, जो जितनी भी हमारे पास गाड़ियां हैं, उनके अंदर जो इंजन है, अगर उसके अंदर हम घटिया क्वालिटी का पेट्रोल डाल दें तो इंजन के अंदर से एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और वो आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होना है वो स्पार्क टाइम से पहले प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम दोनों सिचुएशंस में देखते हैं, जब हमारे पास पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है और जब हमारे पास पेट्रोल की क्वालिटी गंदी है। अब हम देखते हैं जब हमारे पास पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है, मैंने आपसे कहा था इस चीज़ का सारा दारोमदार डिपेंड करता है ऑक्टेन नंबर के ऊपर। जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा पेट्रोल होगा और उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। और ऑक्टेन नंबर क्या है? मैंने आपसे कहा था कि पेट्रोल के अंदर मौजूद आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज को आप ऑक्टेन नंबर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्टेन नंबर आपके पास जो था वो 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन था, जिसने सबसे कम नॉकिंग प्रोड्यूस करवाई थी और इसको हमने 100 मार्क्स दिए थे, ठीक है। और उससे रिलेट करके हमने फिर बाकियों को उनके मार्क्स देने शुरू किए थे कि जो जितनी ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करवाता जा रहा था उसके मार्क्स, उसकी परसेंटेज उतनी कम थी। अब हम ज़रा इस वीडियो को देखते हैं। इसमें आपने गौर करना है कि आपके पास जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो किस जगह पे जाके प्रोड्यूस हो रहा है?
स्पार्क आपके पास जो प्रोड्यूस होगा वो इस एरिया में जाके हुआ है जिसको मैंने रेड किया है, ठीक है। और अगर हम कोई घटिया किस्म का फ्यूल यूज करते हैं तो अब स्पार्क कहां प्रोड्यूस होगा? अगर ये देखें ऑक्टेन नंबर 0 हो, मतलब फ्यूल के अंदर ऑक्टेन की जो परसेंटेज है वो कम हो, तो अब आपके पास जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इस एरिया में जाके हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको जरा रिवाइंड करें, ये देख रहे हैं इस एरिया में जाके अब आपके पास स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हमारे पास कहां हुआ? इस एरिया में जहां मैंने टिक किया, और उसके बाद ये जो ग्रीन पोर्शन से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अब आपका स्पार्क यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसका ऑक्टेन नंबर 100 था, इसका ऑक्टेन नंबर 0 है। एक चीज आपने नोट करनी है कि जो पिस्टन ऊपर नीचे इंजन के अंदर मूव कर रहा है, ऑक्टेन नंबर 100 हो या ऑक्टेन नंबर 0 हो, इसने हर हालत में ऊपर तक जाना ही जाना है। फिर फर्क सिर्फ कहां से आएगा कि अगर हमारे पास ऑक्टेन नंबर कम वाला फ्यूल है तो ये जो स्पार्क प्रोड्यूस होना है इस एरिया में, ठीक है, ये जो स्पार्क है ये स्पार्क पहले प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे मैंने अभी ये वीडियो पॉज की हुई है। और ये स्पार्क क्या काम करता है? जिस तरह आप बाइक के जब किक लगाते हैं, ठीक है, बाइक स्टार्ट करने से पहले, तो वो प्लग के अंदर एक हल्का सा स्पार्क करंट जनरेट होता है जो आपके इंजन को चलाता है और आपकी बाइक जो है वो रनिंग पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। और अगर स्पार्क पहले प्रोड्यूस होगा तो ये चीज एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको हमने नॉकिंग का नाम दिया था, ठीक है, नॉकिंग का नाम दिया था। और उसके बाद हमने देखा था नॉकिंग को खत्म करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो ये कि आप स्ट्रेट चेन जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें, और दूसरा ये कि हमारे पास अगर कोई पेट्रोल जिसका ऑक्टेन नंबर कम है उसके अंदर हम बाहर से कोई चीज डाल दें, और उसमें हमने डिस्कस किया था TEL को, टेट्रा इथाइल लेड को, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है तो सही, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज हमने डिस्कस की थी कि ये हमारे पास एयर पोल्यूशन कॉज करने का सबब बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे चलते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्लासेस हैं, क्या क्या उसकी टाइप्स हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है, और उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह एज यूजुअल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आज के टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक चार्ट नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, एक ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड्स। मेरे बेटा, ओपन चेन कंपाउंड्स का नाम एक और भी है, इसको हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, और ओपन चेन को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है, एलिफेटिक। और उसके बाद जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनका दूसरा नाम हमारे पास क्लोज्ड चेन भी होता है, ठीक है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे आपको ये नजर आ रहा है साइक्लिक और यहां पे नजर आ रहा है एसाइक्लिक। मेरे बेटा याद रखिएगा कि जब भी दो सेम वर्ड्स आ जाएं उनमें से किसी एक के साथ अगर ए का वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब होता है विदाउट, ठीक है, उस ए का क्या मतलब होता है? विदाउट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको ज्यादा ये बात क्लियर हो। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब जिसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और एसिमेट्रिकल जिसके अंदर सिमेट्री नहीं होती, मतलब विदाउट सिमेट्री। दूसरा आपने एक वर्ड छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक वो कंपोनेंट्स जो हमारे पास लिविंग थिंग्स होते हैं,
और एबायोटिक विदाउट लिविंग, मतलब वो जो बेजान होते हैं, ठीक है। अब ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफैटिक को मजीद आगे दो चेन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एक मेरे पास स्ट्रेट चेन है और एक मेरे पास ब्रांच्ड चेन है। इनको जरा हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स को फिर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है होमो। होमो का वर्ड आपने पहले सुना होगा। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। और एक कंपाउंड है, दूसरा जो क्लास है वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। होमोसाइक्लिक को फिर आगे से दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। मेरे बेटा याद रखिएगा, एरोमेटिक का जो वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ रिलेट करता है बेंजीन के साथ, ठीक है। जहां भी बेंजीन आएगा वहां समझ लें एरोमेटिक की बात हो रही है, या जहां बेंजीन आएगा वहां समझ लें एरोमेटिक है, जहां एरोमेटिक आएगा वहां समझ लें बेंजीन की बात हो रही है, ठीक है। और एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। अब इनको जरा वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स को, जिसका मैंने आपसे कहा एसाइक्लिक भी कहते हैं, ठीक है। और इनका दूसरा नाम हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स भी होता है। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। एक है ब्रांच्ड चेन। When carbon atoms are connected on the sides of the straight chain, कि जब हमारे पास जो कार्बन एटम है वो किसी भी स्ट्रेट चेन के सेंटर में साइड पे प्रेजेंट होगा। स्ट्रेट चेन मेरे बेटा एक कार्बन की सीरीज होती है, जिस तरह ये मैं अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, सी सी सी, ठीक है। और दूसरी जो कार्बन है हमारे पास, ये एक सीरीज है। इसके अलावा जो कार्बन होगी वो कहीं साइड पे प्रेजेंट होगी। जिस तरह आपके पास ये एक स्ट्रेट चेन सीरीज है और जो ब्रांच होगी ये साइड पे प्रेजेंट होगी, जिसको मैंने सर्कल भी किया है, ठीक है। और इसको एक सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। अब हम जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल के अंदर आप देखें जिसमें कार्बन की नंबरिंग हुई है कि मेरे पास ये एक स्ट्रेट चेन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। और ये वाला CH3 जो है ये साइड पे लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, जो हाइड्रोजन है ये चेन के अंदर काउंट नहीं होता। चाहे आप ब्रांच चेन लें या चाहे आप स्ट्रेट चेन लें, जो चेन को रिलेट करना है वो आपने सिर्फ कार्बन और कार्बन को रिलेट करना है। मतलब कि सिर्फ कार्बन और कार्बन की सीरीज को देखना है, साथ हाइड्रोजन को चेन के अंदर शामिल नहीं करना, ठीक है। जिस तरह ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 3, ये एक चेन आ गई आपके पास और ये साथ पे एक आपके पास ब्रांच लगी हुई है। दूसरा है मेरे बेटा स्ट्रेट चेन। कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द अदर कार्बन एटम्स। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये कार्बन की सीरीज बनी हुई है, एक दूसरे से मिले हुए होंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एन प्रोपेन, प्रोपेन कहते हैं मेरे बेटा 3 कार्बन्स को, ठीक है। और N का वर्ड आता है स्ट्रेट के लिए। और ये याद रखिएगा, आपकी जो चेन स्टार्ट होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है 3 कार्बनों से। 2 कार्बनों की कभी भी चेन नहीं होगी। चेन के लिए एटलीस्ट कितनी कार्बनें होनी चाहिए? C3, ठीक है, जो सीरीज के अंदर होंगी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, प्रोपीन है। इसमें ये ईन सफिक्स आया है जो कि हम अल्कीन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसमें भी देखें 3 कार्बन हैं और एक सीरीज के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट चेन कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का। स्ट्रेट चेन वो होते हैं जिसमें कंपाउंड जो है वो एक सीरीज के अंदर मौजूद हों। ब्रांच चेन वो होते हैं जो कि स्ट्रेट चेन के साइड्स पर मौजूद हों। अब हम चलते हैं अपनी अगली क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को मैंने आपसे कहा दूसरा नाम क्या देते हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। और मैंने आपसे एक बात कही है कि जो साइक्लिक है ये राउंड से रिलेट नहीं करता। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं
कि साइकिल का मतलब है सर्कल, ऐसा नहीं है। साइकिल का मतलब मेरे बेटा क्या होगा, जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, अब वो लास्ट कार्बन चाहे 10 हो चाहे 20 हो, वो आपस में मिली हुई हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 3 4। अब इसमें देखें 1 और 4 आपस में मिली हुई है, इसका मतलब है ये साइक्लिक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल देता हूं, 1 इनको आपस में मिला दिया, ठीक है, 1 2 3। अब देखिए 1 और 3 फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में मिली हुई है, तो ये भी एक साइक्लिक हो गया। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, सी 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 सी। अब इसमें देखें नंबरिंग काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें 1 और 6 आपस में मिला हुआ है, तो ये चीज जरूरी नहीं है कि हमारे पास साइकिल के अंदर रिंग हो, ठीक है। हमने साइकिल को किस तरह से याद रखना है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में मिली हुई होगी, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में मिली हुई होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम इसके जरा टाइप्स की तरफ चलते हैं। एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, आपको बेटा पहले से पता है होमो का मतलब क्या होगा, सेम। इसका मतलब है ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक भी है, जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन मिली हुई है, लेकिन उसमें सारे जो रिंग के एटम्स हैं वो सेम हैं, ठीक है, ओनली कार्बन एटम्स इन द रिंग। होमो का क्या मतलब आपने जहन में रखना है, सेम, और इसमें जितने भी कार्बन्स होंगे वो सारे के सारे आपस में मिले हुए होंगे, लेकिन होने क्या चाहिए, सारे के सारे कार्बन्स ही होने चाहिए। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल बनाई है आपके सामने, ये हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसकी एग्जांपल भी एक देखते हैं, इसको जरा इरेज कर दें ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसमें देखें हर कॉर्नर आपको कार्बन रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखिएगा। हर कॉर्नर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हम लोग उसको ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ इस तरह की शेप बना देते हैं। तो हर कॉर्नर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को। अब इसमें अगर आप काउंटिंग करें 1 2 3, फर्स्ट और लास्ट मिली हुई है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया। और हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को, तो इसका मतलब है सारे के सारे कार्बन्स मौजूद हो गए। अब हम इस पे आ जाएं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सारी कार्बन्स आपस में मिली हुई हैं और सारी की सारी कार्बन्स हैं। अब हमें कैसे पता चला सारी की सारी कार्बन्स हैं, मेरे बेटा मैंने आपको अभी बताया कि हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इट्स मीन कि ये हमारे पास 6 की 6 कार्बन है, और हमने क्या कहा, होमोसाइक्लिक, मतलब सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसके दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर मेरे बेटा याद रखना है, हेट्रो का लफ्ज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि एक कोई ऐसा साइकिल के अंदर एटम होगा जो कि डिफरेंट होगा। जिस तरह आपके सामने ये यहाँ पर 2 एग्जांपल्स मैंने शो की हैं, एक को फुरान का नाम दिया है और दूसरे को थायोफीन का नाम दिया है। अब ये जो सल्फर है ये थायो, ठीक है, इसके लिए हम थायो का वर्ड यूज करते हैं। अगर आप थोड़ा सा जहन में रखें तो ऑक्सीजन जो है ये अल्कोहल OH बनाता है, सल्फर के अंदर भी थोड़ी सी अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हम इसको थायो का नाम देते हैं, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में ज़रा डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अब इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं, हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को, 1 2 3 4, लेकिन ये क्या मौजूद है, ये ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। अब इधर आ जाए, 1 2 3 4, और ये क्या मौजूद है, ये सल्फर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक पे गिवन है, जिसमें पायरोल है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास पायरिडीन होता है, इसके स्ट्रक्चर्स आपकी बुक पे बने हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। होमोसाइक्लिक का मतलब
वो कंपाउंड्स जिसमें सारे के सारे साइक्लिक फॉर्म के अंदर कौन होंगे, कार्बन होंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिसमें साइक्लिक फॉर्म के अंदर एटलीस्ट एक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होगा। अब हम आगे चलते हैं। होमोसाइक्लिक की फिर आगे से दो टाइप्स हैं, एक है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर मेरे पास बेंजीन रिंग नहीं होता। रिंग तो होता है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। अब इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कार्बन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरह भी बना सकता हूं। ये जो आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। जिस तरह मैंने ये ड्रॉ किया है, इस तरह भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे सिर्फ हमने कार्बन शो कर दिए हैं। अब इसमें देखिए रिंग तो है, ठीक है, रिंग तो है, लेकिन हमारे पास कोई भी रिंग जो है वो बेंजीन नहीं बना रहा। इस वजह से हम इसको एलिसाइक्लिक कहते हैं। अब एलिसाइक्लिक में और एलिफैटिक में क्या डिफरेंस है? एलिसाइक्लिक को आपने रिलेट करना है बेंजीन के साथ, जो साइक्लिक तो होते हैं लेकिन बेंजीन नहीं होता। और एलिफैटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन या ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास साइकिल नहीं होता, उसको हम एलिफैटिक कहते हैं। और इसमें दूसरी जो मेरे पास टाइप है वो है एरोमेटिक। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सारे का सारा हमारे पास जो है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें बेंजीन लगी हुई है और साथ NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है। अब इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में मिली हुई हैं। ये जरूरी नहीं है कि दो हो, ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, जिस तरह आपके बुक में एंथ्रासीन लिखा होगा। अब एक हमारे पास NH2 ग्रुप मौजूद है लेकिन लगा किसके साथ हुआ है? बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल OH ग्रुप है, ठीक है, ये अकेला किसके साथ लग जाए? बेंजीन रिंग के साथ लग जाए। ये मैंने नीचे बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक क्या मौजूद है? बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इस चीज को जरा समराइज करते हैं। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग तो होता है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होता। और एरोमेटिक, मैंने आपको पहले बताया, एरोमेटिक को आपने सिर्फ किसके साथ रिलेट करना है? बेंजीन के साथ। अगर बेंजीन रिंग है तो हमने उसको क्या कह देना है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो एरोमेटिक, वैसे ये हम लोग हायर क्लासेस में डिस्कस भी करते हैं, हर कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नहीं होता, तो इसकी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। तो लेकिन वो हायर क्लासेस में है, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक में आपने क्या सिर्फ जहन में रखना है कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होता है। और बेंजीन रिंग क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास 6 कार्बन जो हैं वो आपस में साइकिल की फॉर्म में होती हैं और उनके दरमियान 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे और एक बेंजीन रिंग होगा और एक साथ कोई और ग्रुप लगा होगा। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक का नाम देंगे। ये थी हमारे पास सारी क्लासिफिकेशंस। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को जरा डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम जरा इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको जरा इजीली समझ आए। आप लोगों ने छोटी क्लास में उर्दू के अंदर 2 लफ्ज़ सुने होंगे, एक है इसम मारफा और एक है इसम नकरा, ठीक है। अब इसम मारफा क्या होता है? जिसको हम ख़ास जगह या चीज़ को कहते हैं। इसम नकरा आम जगह या चीज़, ठीक है, जिसके अपने कोई मायने नहीं होते, आम भी किसी भी चीज़ को कहते हैं। अब हमारे पास याद रखिएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी एक किस्म का क्या है? हमारे पास इसम नकरा है कि ये आम है, ठीक है। OH ग्रुप एक आम है, ठीक है। और इसमें हम बल्कि एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक NH2 ग्रुप अगर लगा हो, ठीक है, जिसको हम
थायोफीन अमीन ग्रुप कहते हैं। अगर OH लगा हो, ठीक है, हाइड्रोक्सल कहते हैं। तो ये खुद क्या हैं, ठीक है, ये खुद क्या चीजें हैं? खुद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये किसी और कंपाउंड के साथ मिलते हैं, जब भी ये किसी और ऐसे ग्रुप के साथ मिलेंगे और उस ग्रुप की भी प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे। यह आपके सामने मैंने ड्रॉ की है बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इस अकेली को आप क्या नाम देंगे? बेंजीन का नाम देंगे। लेकिन अगर मैं इसके साथ लगा देता हूं OH, अब बेंजीन, याद रखिएगा, वो बेंजीन नहीं रही। अब हम इसको क्या नाम देंगे? अब इसको हम नाम देंगे फिनोल का, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ मैंने OH लगा दिया है। अब CH3 ग्रुप, इसको आप अल्काइल कहते हैं। अब ये अल्काइल था, लेकिन साथ OH अब लग गया है। अब आप इसको अल्काइल नहीं कहेंगे, अब हमारे पास ये अल्कोहल बन गया है। इन शॉर्ट, अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है कि ये वो एटम्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं होते, लेकिन जब किसी दूसरे कंपाउंड के साथ या मॉलिक्यूल के साथ ये मिलते हैं तो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को ये चेंज कर देते हैं। ऐसी चीज को क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और सारे का सारा फिर जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो सारी की सारी इस पे डिपेंड करती है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। मिसाल के तौर पे अगर यहां से मैं OH को रिमूव कर दूं, अब ये क्या बन गया है? अब ये अल्केन बन गया है, अल्काइल बना है, ठीक है। अगर मैं OH लगा दूं तो अब ये अल्कोहल है, मतलब अब ये अल्केन वाले रिएक्शन नहीं देगा, अब ये कौन से रिएक्शन देगा? अल्कोहल वाले रिएक्शन देगा। अब जिस तरह हमारे पास ये फिनोल है, अगर मैं OH को हटा दूं यहां से, ठीक है, तो अब बेंजीन रिंग जो अपने रिएक्शन देता है वो वाले बेंजीन रिंग अपने रिएक्शन देगी। लेकिन अगर अब मैं OH लगा देता हूं तो OH लगने से बेंजीन रिंग अब अपने रिएक्शन नहीं देगी, वो कोशिश ये करेगी कि OH की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है वो वाला प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हम किसको कहते हैं? वो ग्रुप या वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको हम किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच करें और वो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दें और एक नई प्रॉपर्टी उसको दे दें, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल इसकी पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल बॉन्ड और अ सिंगल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to organic compounds। अब ये उसके अंदर एक खास किस्म की प्रॉपर्टीज डाल देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। और उसको फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फंक्शनल पार्ट ऑफ कंपाउंड बन जाता है कि अब जो हमारा मॉलिक्यूल है उसने उस एटम की वजह से रिएक्शंस देने हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी अल्कोहल की एग्जांपल दी कि CH3 अब CH3 वाले रिएक्शन नहीं देगी, वो अब जो है OH वाले मतलब अल्कोहल वाले रिएक्शन देगी, ठीक है। अब आपकी बुक पे भी एक टेबल बना हुआ है, उसमें भी आप लोग काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, ईथर है और हेलो अल्केन्स हैं जिसको हम हेलोजेंस कहते हैं, अमीन ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। साथ इनके एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं और इनके स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। आपने मेरे बेटा इसके अंदर से एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स को याद रखना है। आपकी बुक पे जो टेबल बना हुआ है आप उसमें जो लास्ट आखिरी 3 है आप उसको याद कर लें और ऊपर वाले जो हैं वो उनको बेशक छोड़ दें। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ऊपर वालों को कैसे छोड़ दें? मेरे बेटा आप लोगों ने वाटर का फार्मूला कैसे याद किया था कि वाटर का फार्मूला H2O होता है? क्या रट्टा मारा था? आज तक आप लोगों को याद है? रट्टा तो भूल भी जाता है, लेकिन वाटर का फार्मूला आज तक आप लोगों को कैसे याद है? क्योंकि ये हर क्लास के अंदर आता है। वाटर का फार्मूला H2O, वाटर का फार्मूला H2O, वाटर का फार्मूला H2O, तो हमें बार बार पढ़ के ये फार्मूला याद हो गया। तो ये जो हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, हेलोजेंस हैं, अमीन्स हैं, एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं,
ठीक है, इन सारों पे पूरा पूरा एक चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा 13 चैप्टर है, कीटोन एल्डिहाइड हमारा 12 चैप्टर है। ठीक है, अमीन ग्रुप को हम लोग हर रिएक्शंस के अंदर, हर चैप्टर्स के अंदर अमीन के रिएक्शंस हैं। जो हमारे पास हेलोजेंस है, ये अल्काइल हैलाइड वाला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है। अल्कोहल हमारा चैप्टर नंबर 11 है। अल्कीन और अल्काइन, ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। और ईथर जो है इसको भी हम अल्कोहल्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये पूरे के पूरे हमारे चैप्टर्स हैं। इसके अंदर बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास ये नेम्स हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, जो आपकी बुक पे लास्ट 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास एक तो मार्केप्टो होगा, जो मैं पहले ड्रॉ करने लगा था, जिसमें SH है। ठीक है, ये आपके पास मार्केप्टो होता है। और उसमें आपके पास दूसरा सियानो है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये 7 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर कुछ और चीज़ लगी होगी, यहाँ पर कुछ और चीज़ लगी होगी। और उसके बाद आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, जो कि NO2 ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ लगी होगी। आपने कोशिश करना है इनको याद रखना है। ये जो सारा टेबल है ये आपको खुद ब खुद याद होगा। ठीक है, जिन पे मैंने टिक्स किए हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा चैप्टर है, लेकिन इनके रिएक्शंस ज़रा कम है, इसलिए आपने इनको याद रख लेना है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। कल इंशाल्लाह हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप SMS करके या यूट्यूब में जो हमारा कॉलेज का चैनल है उसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब लास्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से अगर बनता है, हमारा ये चौथा लॉन्ग है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेरे बेटा सबसे पहले जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स आता है, एसाइक्लिक नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास कौन है, जो हमारे पास साइक्लिक वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। साइक्लिक के अंदर जो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर होमोसाइक्लिक को फिर आगे डिस्कस किया। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपकी बुक में टेबल के अंदर तो उसको ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल्स के अंदर डिस्कस नहीं किया। हेट्रोसाइक्लिक वैसे उसके आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास अनसैचुरेटेड है और एक सैचुरेटेड है। उसके बाद ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, इसमें आप 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी देंगे तो ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम दोबारा नए लेक्चर्स के साथ हाजिर होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन जो VBT है वो इंतहाई अहम है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।